मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। लक्ष्य संधान के इस मंच पर आप सभी सुधी दर्शक मित्रों का मैं हृदय तल से अभिनंदन करता हूं। आप सभी को प्रणाम ज्ञापित करता हूं और आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूं कि लक्ष्य संधान के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहे प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अपना प्यार और अपना स्नेह इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके प्रदान करिए। देखिए आज का वीडियो। मित्रों, आज का वीडियो तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना पर आधारित है। क्या है इतिहास गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्यागने का, ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यद्यपि प्रसंग बहुत बड़ा है, तो यह निर्णय लिया गया है कि यह जानकारी आप तक कई वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा सके। तो देखिए क्या है सच्चाई। तथागत के द्वारा जो पूर्व में सिद्धार्थ और गौतम थे, उनके द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यह आप सभी को पता है। महाभिनिष्क्रमण की घटना यूं ही कोई अवचक उठाया गया कदम नहीं था। तथागत के द्वारा महाभिनिष्क्रमण जब किया गया, उसका निर्णय लिया गया, गृह त्याग का निर्णय लिया गया, तो उसकी जो मंशा थी वो बहुत ही सारगर्भित मंशा थी, बहुत ही उद्देश्यपरक मंशा थी, बहुत ही बृहद मंशा थी, बहुत ही विशाल उद्देश्य को लेकर के वो कदम उठाया गया था। क्रांतिकारी कदम, क्रांतिकारी निर्णय सिद्धार्थ के द्वारा जो लिया गया, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जो इतिहास जानता है, शायद ये वह समय रहते तथागत के द्वारा न लिया गया होता तो आज विश्व को, जो विश्व महामानव के रूप में गौतम बुद्ध का ज्ञान हम संसार वासियों को मिला है, संभवतः हम सब वंचित रहते। ऐसा ज्ञान जो आज संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन जीने का प्रशस्त मार्गदर्शन है, अवलंबन है, संबल है, प्रकाशपुंज है, अपदीपो भव जैसी जो एक प्रेरक वाक्य के रूप में उन्होंने एक बात कही, वो महत्वपूर्ण प्रेरक वाक्य जो है वो जीवन का प्रशस्त मार्गदर्शक अवलंबन बना हुआ है। शायद हम सब संसारवासी उसे वंचित रहते। तो देखिए क्या हुआ था। इतिहास साक्षी है कि शाक्य गणराज्य और कोलीय गणराज्य दोनों पड़ोसी गणराज्य हुआ करते थे। यद्यपि दोनों का जो था वो कौशल नरेश के अधीन किसी न किसी रूप से थे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कौशल नरेश के ही अधीन थे। फिर भी जो गणराज्य के रूप में स्वतंत्र जीवन यापन दोनों राज्य किया करते थे। छोटे छोटे राज्य थे, दोनों अपना स्वतंत्र जीवन यापन करते थे। उनका शासन स्वतंत्र एक हिसाब से था। कोलीय की राजधानी देवदहा और कपिलवस्तु की शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। दोनों गणराज्यों के बीच में एक विभाजक रेखा के रूप में एक रोहिणी नाम की नदी प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होती रहती थी। ऐसी नदी जिसका जल दोनों ही गणराज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोनों ही गणराज्य उसके जल के द्वारा अपने अपने भूमि को सींच करके और कृषि उत्पादन में लाभ लिया करते थे। प्रायः उस नदी के जल को कौन उपयोग करेगा, कौन कितनी मात्रा में उपयोग करेगा, कौन कब करेगा, कितने समय तक करेगा, इस बात को लेकर के कोई उचित नीति ना होने के कारण, उचित योजना ना होने के कारण दोनों गणराज्यों में परस्पर लड़ाई हुआ करती थी। और वह ऐसी लड़ाई जो दोनों राज्यों के राजाओं तक सूचना न होकर के अपितु उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ही लड़ाई की जाती थी। और उसका जो दुष्प्रचार था, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने का जो काम किया जाता था, वो दोनों गणराज्यों के लोग अपने अपने हिसाब से गलत तरीके से अपने अपने राजाओं के सामने प्रस्तुत भी किया करते थे। स्थितियां ऐसी बन गई थी कि दोनों गणराज्यों के लोग जो कि आपस में रिश्तेदार थे, दंडपाणी जो देवदहा के राजा थे, उनकी बहन भी ब्याही थी दुर्योधन को। दंडपाणी जो देवदहा के राजा थे, उनकी पुत्री भी ब्याही थी यशोधरा तथा गौतम को, सिद्धार्थ को। तो इस तरह से उनके साले भी थे, उनके समधी भी थे, सिद्धार्थ के मामा भी थे, ससुर भी थे। इतने घनिष्ठ रिश्ते होने के बाद भी उन दुष्प्रचारों के कारण उन दोनों राज्यों में संबंध खराब होने लगे। लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया और दोनों राज्यों में दूरियां बनाने की एक षड्यंत्रपूर्वक साजिश रची। हुआ क्या, एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि रोहिणी के जल को लेकर के और काफी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कोलीय राज्य के अनुचरों ने शाक्यों के अनुचरों को मारपीट करते हुए घायल कर दिया। इधर सिद्धार्थ के विवाह के लगभग 8 वर्ष हो गए थे
राहुल का जन्म हो चुका था। जब घायल कर दिए गए शाक्यों के अनुचर, वो सूचना राज्य को पहुंची। जब सूचना राज्य को पहुंची तो शाक्य एक संघ हुआ करता था, शाक्यों का एक संघ हुआ करता था, एक सभा हुआ करती थी। उस सभा के सामने यह विषय उठाया गया, रखा गया, स्थिति से अवगत कराया गया। सूचना देने वाले लोगों ने अपने अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा करके बातें भी बताई। उन्होंने बताया कि कोलियों ने नदी पे बांध बना लिया है, जल आने नहीं दे रहे हैं, जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, जल अधिक मात्रा में ले रहे हैं। और जब शाक्यों के द्वारा, यहाँ के अनुचरों के द्वारा उनको रोका जा रहा है तो उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष के लिए, प्रमाण के लिए ये प्रत्यक्ष है सामने, घायल हमारे अनुचर, घायल सैनिक जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए सामने लाए गए। सभा के सामने चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो गईं। सभा ने विचार करना आरंभ कर दिया। जो शाक्य परिषद थी वह इतना प्रभावशाली परिषद थी कि उसका निर्णय राजा को मानना ही पड़ता था। राजा के निर्णय को बदलने की क्षमता उस शाक्य परिषद में हुआ करती थी। क्योंकि गणतंत्र व्यवस्था थी तो एक हिसाब से स्वतंत्र कैबिनेट के रूप में वो काम करती थी शाक्य परिषद। विचार होने लगा। शाक्य संघ के जितने भी सदस्य थे सबने अपने अपने मत रखने आरंभ किए। ज्यादातर लोगों ने युद्ध की बात करी। सर्वप्रथम शाक्यों के सेनापति ने युद्ध को लेकर के युद्ध किया जाए और इस समस्या का छुटकारा उससे लिया जाए, युद्ध से ही समस्या का निदान हो सकता है, ऐसा सशक्त तर्क देते हुए सेनापति ने अपना पक्ष रखा। सबने लगभग युद्ध की ही बात करी, कुछ लोगों के अलावा। अंततः गौतम ने भी बड़े ही विनम्र भाव से सभा की अनुमति लेने के उपरांत अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं हो सकता। हमें पहले जांच परख करनी चाहिए, घटना की सत्यता क्या है यह पहचान करनी चाहिए, यह जांच कर लेनी चाहिए। उसके बाद बातचीत का माध्यम निकालना चाहिए। संधि भी एक प्रस्ताव भेजा जा सकता है। दो पंच इधर से दो पंच उधर से बैठाल करके बात भी की जा सकती है। अन्य रास्ते उन्होंने बताए। उन्होंने तर्क दिए कि कीचड़ से कीचड़ को कभी भी नहीं धोया जा सकता। कीचड़ से कीचड़ को कभी भी नहीं धोया जा सकता। युद्ध से किसी भी विनाशकारी स्थिति की ही संभावना है, ना कि युद्ध से शांति की संभावना। तमाम अकाट्य तर्क देने के उपरांत पूरी सभा में जब जनमत जुटाया गया तो वहां पर सिद्धार्थ पीछे हो गए और सेनापति का जो दमदार प्रदर्शन था, शायद उसकी ताकत भी थी उसके पीछे। शाक्य संघ के कुछ लोगों की भी मंशा अच्छी नहीं रही होगी, निश्चित ही। तो उन लोगों के द्वारा एक ऐसी स्थिति तैयार कर दी गई जिसमें तथागत अर्थात सिद्धार्थ गौतम को हार का सामना करना पड़ा। फिर भी वो डिगे नहीं। अंत तक युद्ध ना करने के फायदे और इस समस्या का समाधान संधि के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से बताते रहे और अपनी बात पर वो दृढ़ रहे, अडिग रहे। शाक्य संघ ने निर्णय लिया। क्योंकि शाक्य संघ का यह उस समय हिसाब था कि अगर शाक्य संघ के निर्णय के विपरीत कोई जाता था तो उसे शाक्य संघ जो भी निर्णय दे दे, वो दंड दे दे, वह स्वीकार करना पड़ता था। चूंकि जनमत तथागत के विरुद्ध चला गया शाक्य संघ का, शाक्य संघ ने निर्णय सेनापति के पक्ष में दे दिया। सेनापति ने युद्ध की बात करी, सबने युद्ध की बात स्वीकार कर ली। तो तथागत अर्थात सिद्धार्थ के सामने 3 दंड के प्रस्ताव रख दिए गए। या तो उनको अनिवार्य सेना भर्ती का जो नियम रखा गया था कि सेना में वो भर्ती हो जाएं और लड़ाई के लिए तत्पर रहें, जाएं और कोलियों पे आक्रमण करें, पहला। दूसरा, उनको देश से निकाल दिया जाए। तीसरा, उनके परिवार, उनके माता पिता और अन्य परिजनों की सब जगह, जमीन, जायदाद, बाग सब जब्त कर लिया जाए और उन सब को राज्य की सीमाओं से दूर कर दिया जाए। सिद्धार्थ समझ चुके थे कि अनुशासन का जो पाठ हमने सीखा है, इसका पालन करके हमें एक नया आयाम स्थापित करना है।
उन्होंने सहर्ष पहला और दूसरा दंड न स्वीकार करके बीच वाला दंड स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं राज्य निष्कासन की दंड को स्वीकार कर लिया। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे शाक्यों में प्रसारित हो गई। आगे की जानकारी अगले वीडियो में।